नमस्कार दोस्तों, मैं विमल पटेल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट वी स्टडी में। दोस्तों, हमारी इंडियन ज्योग्राफी की 5वीं क्लास है। अगर आप लोगों ने पहले की क्लास ना देखी हो तो कृपया उन्हें जरूर देखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। दोस्तों, पिछली क्लासों में हम उत्तर के विशाल मैदान के बारे में और हिमालय पर्वत के बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमने हिमालय पर्वत को देखा था और उसके दक्षिण में यहाँ पर उत्तर के विशाल मैदान को देखा था। आज हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, जो कि यहाँ पर भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में त्रिभुजाकार आकृति में दिखाई देता है। और आज हम बात करने वाले हैं भारत के द्वीप समूह के बारे में, जो कि यहाँ पर लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित हैं। दोस्तों, ये प्रायद्वीपीय पठार है जो कि त्रिभुजाकार आकृति में दिखाई दे रहा है और यह अरब सागर है। अरब सागर में लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। दोस्तों, यहाँ पर पश्चिमी घाट है और यहाँ पर पूर्वी घाट है। तो आइए दोस्तों कुछ विस्तार से जानकारी लेते हैं। दक्षिणी प्रायद्वीप का पठार 460 से 1220 मीटर तक के ऊंचे पर्वत तथा पहाड़ियों की श्रृंखलाओं द्वारा सिंधु और गंगा के मैदानों से पृथक हो जाता है। दोस्तों, ये प्रायद्वीपीय पठार है जो कि 460 से 1220 मीटर तक के ऊंचे पर्वतों और सिंधु एवं गंगा के मैदानों द्वारा पृथक हो जाता है। इन पहाड़ियों में प्रमुख हैं अरावली की पहाड़ियां, विंध्याचल, सतपुड़ा, महाकाल और अजंता की पहाड़ियां, जिनके कारण यह पृथक हो जाता है। प्रायद्वीप के एक तरफ पूर्वी घाट है जहां औसत ऊंचाई 610 मीटर के करीब है। दोस्तों, यहाँ पर ये पूर्वी घाट है जहां पर ऊंचाई है 610 मीटर के करीब। और दूसरी तरफ पश्चिमी घाट है जहां यह ऊंचाई साधारणतया 915 से 1220 मीटर है। दोस्तों, यहाँ पर ये पश्चिमी घाट है जहां पर ऊंचाई 915 से 1220 मीटर के करीब है और कहीं कहीं पर यह ऊंचाई 2440 मीटर के करीब है या इससे भी अधिक है। अर्थात पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है कहीं कहीं पर 2440 मीटर से भी अधिक है। पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच समुद्र तट की एक सकरी पट्टी है, जबकि पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच एक चौड़ा तटीय मैदान है। दोस्तों, ये पश्चिमी घाट है और यहाँ पर अरब सागर है। पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच जो समुद्र का तट है, यहाँ पर समुद्र तट की एक सकरी पट्टी है, अर्थात पश्चिमी तट है जो कि सकरा है। और बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच ये जो तट स्थित है, यहाँ पर इसकी चौड़ाई अधिक है, अर्थात पूर्वी तट अधिक चौड़ा है पश्चिमी तट की अपेक्षा। पठार का यह दक्षिणी भाग नीलगिरी की पहाड़ियों से बना है जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार का जो दक्षिणी भाग है यह नीलगिरी की पहाड़ियों से बना है जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं। इसके पार फैली कार्डमम की पहाड़ियां पश्चिमी घाट का विस्तार मानी जाती हैं। दोस्तों, यहाँ पर कार्डमम की पहाड़ियां हैं जो कि पश्चिमी घाट का विस्तार मानी जाती हैं। यह एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया कि जो कार्डमम की पहाड़ियां हैं वह पश्चिमी घाट का विस्तार है या पूर्वी घाट का विस्तार है। तो दोस्तों, ये पश्चिमी घाट का विस्तार मानी जाती हैं। दोस्तों, प्रायद्वीप का पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलाओं से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अववाह के कारण बना था और यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां और गोलाकार पहाड़ियां हैं। दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार में चौड़ी तथा छिछली घाटियां हैं और गोलाकार पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला है उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ से नर्मदा होकर गुजरती है जो कि खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अर्थात प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि अधिकतर मालवा के पठार के भाग में फैला है और जो कि नर्मदा नदी के उत्तर में है, वह मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलूच तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। अर्थात यह पश्चिमी जो कि प्रायद्वीपीय पठार है
यह पश्चिम में राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। दोस्तों, चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदी है जो कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इस टाइप में बहती हैं, अर्थात यहाँ पर उनका उद्गम स्थल होगा और इस दिशा में बहती हैं। इस प्रकार इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी तथा पूर्व में संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय भाषा में बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। अर्थात दोस्तों, बुंदेलखंड और बघेलखंड जो कि मध्य उच्च भूमि के ही पूर्वी भाग हैं, अर्थात इसके अंतर्गत आते हैं। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा वाहित छोटा नागपुर का पठार दर्शाता है। दोस्तों, इस पठार के और पूर्वी भाग को छोटा नागपुर का पठार दर्शाता है, जो कि अपनी खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार हैं। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा और पूर्व में कम ढाल वाला है। दोस्तों, जैसे कि दक्षिण का पठार है, यह पश्चिम में ऊंचा है और पूर्व में कम ढलान वाला है, अर्थात यहाँ पर जो भी नदियां हैं वह इस प्रकार से बहती हैं। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय कार्बी एंगलोंग का पठार और उत्तर कछार की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर के पठार से अलग हो गया है। दक्षिण के पठार के पूर्व तथा पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट स्थित हैं। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक ऊंचे हैं, अर्थात पश्चिमी घाट की ऊंचाई अधिक है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नाम से जाना जाता है। दोस्तों, पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नाम से भी जाना जाता है। इसको सहाद्री के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। दोस्तों, जो कि पश्चिमी घाट है, दोस्तों ये पश्चिमी घाट है और इसकी जो ऊंचाई है उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। और दोस्तों, इस पश्चिमी घाट पर पर्वतीय वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ से आर्द्र हवा उठती है और पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल से टकराकर ऊपर उठती हैं और यहीं पर पश्चिमी ढाल पर ही वर्षा कराती हैं। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर वर्षा नहीं करा पाती, क्योंकि यहाँ पर आते आते हवा की जो आर्द्रता होती है वह कम हो जाती है, अर्थात पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर ही पर्वतीय वर्षा हो पाती है। यहाँ पर लेटराइट मिट्टी अधिक देखने को मिलती है। इस भाग के ऊंचे शिखर हैं, जैसे कि अन्नाईमुड़ी 2695 मीटर, डोडा बेटा जो कि इसकी ऊंचाई है 2633 मीटर, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है जिसकी ऊंचाई है 1500 मीटर। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवरा तथा जावेदी की पहाड़ियां हैं, जो कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पर जावेदी की और सेवरा की पहाड़ियां हम देख चुके हैं। यहाँ पर नल्ला मल्ला की पहाड़ियां थी। उन्ड मंडलम, जिसे ऊटी के नाम से भी जाना जाता है। प्रवादीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई, इसलिए ये शैल अग्नि है। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपर्दन हुआ है, जिससे काली मृदा का निर्माण हुआ है। दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार की एक मुख्य विशेषता है कि यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं। ये बहुत अधिक अपर्दित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई हैं। दोस्तों, यहाँ पर अरावली की पहाड़ियाँ हैं, जो कि गुजरात से दिल्ली तक 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई हैं और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो कि माउंट आबू के पास है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे भारतीय मरुस्थल के बारे में। भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर
थार मरुस्थल का विस्तार है, अर्थात थार मरुस्थल स्थित है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 से भी कम सेंटीमीटर में वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में बहुत कम वनस्पति है। दोस्तों, ये अरावली पहाड़ी है। इसके पश्चिम में यहाँ पर थार का मरुस्थल का विस्तार है, जहाँ पर 150 से भी कम सेंटीमीटर में वर्षा होती है और यहाँ पर जो कि वनस्पति है बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। वर्षा ऋतु में कुछ सरिताएं दिखती हैं और उसके बाद बालू में ही विलीन हो जाती हैं। पर्याप्त जल नहीं मिल पाने के कारण भी समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। लूनी नदी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों, अगर हम मरुस्थलों की बात करें तो वहां पर वर्षा ऋतु में ही कुछ नदियां दिखाई देती हैं और उसके बाद वहीं पर बालू में विलीन हो जाती हैं और जल नहीं मिल पाने के कारण वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। बरकान अर्धचंद्राकार बालू का टीला, इसे अर्धचंद्राकार बालू का टीला भी कहते हैं। इसका विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान की सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं तटीय मैदानों के बारे में। प्रायद्वीप पठार के किनारे संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत हैं। दोस्तों, ये प्रायद्वीपीय पठार के दोनों तरफ है। यहाँ पर संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है, जो कि यहाँ से अरब सागर से लेकर यहाँ पर बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत हैं। इस मैदान के 3 भाग हैं। इसके उत्तरी भाग को काठियावाड़ तट कहते हैं। दोस्तों, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच एक संकीर्ण मैदान है। दोस्तों, ये पश्चिमी घाट है यहाँ पर और यहाँ पर अरब सागर है, जिसके बीच एक सकरी पट्टी है, अर्थात पश्चिमी तट है जो कि सकरा है। और इस पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट के 3 भाग हैं। इसके उत्तरी भाग को काठियावाड़ तट कहते हैं, इसके मध्य भाग को कोंकण तट और इसके दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं, जो कि यह विशेषकर केरल के पश्चिम में पड़ता है। इस मैदान के 3 भाग हैं, अर्थात इस मैदान के 3 भाग हैं, जो कि पश्चिमी तट कहलाता है। इसके उत्तरी तट को काठियावाड़ तट और मध्य भाग को कोंकण तट, इसको मध्य भाग को कोंकण तट और दक्षिण भाग को मालाबार तट कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तर में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिण में इसे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये बंगाल की खाड़ी यहाँ पर स्थित है। बंगाल की खाड़ी और पश्चिमी घाट, बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट के बीच में एक चौड़ा तटीय मैदान है, जिसे पूर्वी तट के नाम से जाना जाता है। यह पश्चिमी तट की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। इसके उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है और इसके दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर ये आंध्र तटीय मैदान है। बड़ी नदियाँ जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो कि दोस्तों गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी जो कि नदियाँ हैं वो यहाँ से होकर गुजरती हैं और इस तट पर अर्थात पूर्वी तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। चिल्का झील पूर्वी तट पर एक विशिष्ट भूलक्षण है। दोस्तों, यहाँ पर कहीं पर चिल्का झील है, जो कि वह पूर्वी तट का एक विशिष्ट लक्षण है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं द्वीप समूह के बारे में। इसके अतिरिक्त अर्थात तटों के अतिरिक्त भारत में 2 द्वीप समूह भी स्थित हैं। केरल के मालाबार तट के पास लक्षद्वीप की स्थिति को हम देख सकते हैं। द्वीपों का यह समूह छोटे छोटे द्वीपों से बना है। पहले इसे लक्षद्वीप, मिनिका द्वीप या एमिनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, बात लक्षद्वीप की हो रही है, जो कि यहाँ पर स्थित है और यह अरब सागर के अंतर्गत आता है। इसे पहले लक्षद्वीप, मिनिका द्वीप या एमिनी द्वीप के नाम से जाना जाता था और 1973 में इसका नामांकन हुआ, जो कि
इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। इसका क्षेत्रफल 3200 किलोमीटर है, 3200 वर्ग किलोमीटर है। कवारत्ती इसकी प्रशासनिक राजधानी अर्थात प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप पर पादप तथा जंतुओं के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप, जहाँ पर मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ पर एक पक्षी अभ्यारण्य है। दोस्तों, अगर हम बंगाल की खाड़ी में देखें तो यहाँ पर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित हैं और अंडमान और निकोबार के बीच 10 डिग्री का चैनल है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण तरफ फैले द्वीप श्रृंखला अंडमान एवं निकोबार द्वीप हैं। यह द्वीप समूह आकार में बड़े, बहुल तथा बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बटा है, उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। यह माना जाता था कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वतों की श्रेणियों के शिखर हैं। इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप तथा जंतु में बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप है। यहाँ की जलवायु है जो कि विषुवतीय है। यह घने जंगलों से आच्छादित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बेरन द्वीप पर स्थित है, जो कि यह क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों, यह अंडमान निकोबार है जो कि विषुवत वृत्त के समीप अर्थात विषुवत रेखा के समीप है और यहाँ की जलवायु विषुवतीय है। और दोस्तों, इसी के साथ हम आज की क्लास ख़त्म करते हैं। बात करेंगे हम अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।